अच्छा, क्या इसके पहले समावयवता का नाम सुना है? समान अवयवता, अर्थात आपको ऐसे यौगिक मिलेंगे, ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिनमें अवयवों की संख्या कैसी होगी? समान। अवयव की संख्या समान का मतलब दोनों में कार्बन सेम होगा, ऑक्सीजन सेम होगा, हाइड्रोजन सेम होगा, हाँ नाइट्रोजन तो वो भी सेम होंगे। तो आपको क्या होगा, इस कैटेगरी में आपको अवयव तो समान मिलेंगे, लेकिन जो भी यौगिक मिलेंगे उनके गुण अगर आप देखोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगी। फॉर्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग रिप्रेजेंट हो रही हो, हम ऐसे गुण को कहते हैं समावयवता। लेकिन अगर समावयवता को और भी आगे पढ़ने चलें तो कई प्रकार की समावयवताएँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भाग पढ़ रहे हैं, तो इस भाग में जो समावयवताएं आज केवल हम उनको पढ़ेंगे। सारी समावयवताओं को नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल उन समावयवताओं को जो समावयवताएं कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई जाती हैं। देखो, जब आपने एल्डिहाइड कीटोन वाला भाग पढ़ा, एल्डिहाइड और कीटोन में जो समावयवताएं पाई जाती थी आपने वहाँ उनको पढ़ा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो समावयवताएं पाई जाती हैं उनको आज पढ़ेंगे। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में समावयवता को देखने चलता हूं तो मुझे दो प्रकार की समावयवताएं मिलती हैं। पहले प्रकार की समावयवता मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसका अर्थ होता है इस बार जो है वो आपको ऐसे फॉर्मूले मिलने वाले हैं जिनके क्रियात्मक समूह चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे, क्रियात्मक समूह चेंज हो जाएंगे। अगर अभी भी किसी बच्चे को इस बात को लेकर परेशानी है कि सर ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो वो अभी भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारे सामने हमेशा क्रियात्मक समूह लिख कर आ गया, क्रियात्मक समूह लिख कर आ गया। शुरुआत में हमने ध्यान नहीं दिया, बाद में क्रियात्मक समूह तो सब पढ़ लेते हैं, जान नहीं पाते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो अगर ऐसा तुमको नहीं मालूम है तो उसके लिए देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन केवल मैं दे सकता हूँ। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है किसी भी यौगिक के साथ जुड़ा हुआ वह समूह जो यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। अर्थात मेन अगर देखा जाए परिभाषा के भाग को, क्रियात्मक समूह ही ऐसा समूह है जिस पर किसी यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं। कहो सर ये वाली बात तो बिल्कुल ना समझ में आई, मैंने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। आपके पास CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये वाले तो एल्काइल ग्रुप में से दोनों ग्रुप सेम लग रहे हैं। मैं क्या सोचता हूँ, दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, ऊपर वाले पर मैंने जोड़ दिया एल्कोहलिक ग्रुप और नीचे वाले पर मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब जानते हो दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत अलग हो गई है। देखने में तो लग रहा था CH3 सेम है भैया, लेकिन इसमें एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ा गया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जोड़ दिया गया। लेकिन जोड़ने से, इन ग्रुप्स को जोड़ने से मुझे ये पता चला तो अब यौगिक के गुणों में तो बहुत ही अंतर आ गया है। कहोगे सर जी क्या अंतर आ गया है? भैया ये एल्कोहल की तरह महकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह महकता है, ये सिरका है, अचार में आप डाल सकते हैं, इसको अचार में आप डाल नहीं सकते हैं। इसको आप नीचे वाले लिखे हुए पदार्थ को पी सकते हैं, आप ऊपर वाले पदार्थ को बिल्कुल भी पी नहीं सकते। ऊपर वाला पदार्थ जो है ये बैक्टीरिया को मार सकता है, हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त कर सकता है, नीचे वाला पदार्थ बैक्टीरिया से ही बनता है। तो क्या तुमको लगता है कि यार ये सारा का सारा जो गुणों में चेंज आ रहा है ये केवल इन ग्रुप्स की वजह से आ रहा है? और भी कहोगे बहुत सारे डिफरेंस जो मैं बता सकता हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी डिफरेंस होंगे जो मैं नहीं बता सकता हूँ, शायद मुझे ना पता हो, ना याद आए इस समय। तो इतने डिफरेंस तो आप ऐसे ही समझ गए। इसका मतलब है यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे समूह पर। तो जानते हो जिस समूह पर यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण डिपेंड कर रहे हैं आप उसी समूह को कहते हो कि भैया जो ये समूह है वो है क्रियात्मक समूह। समझ पा रहे हो? क्रियात्मक समूह किसी यौगिक का वह समूह होता है जो यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों को बिल्कुल बदल करके रख देता है। कई बार आएगा सर जी क्या इसके चेंज होने से कोई प्रॉब्लम आएगी? एक और एग्जांपल, मैंने CH3 लिखा है और मैंने यहां C2H5 लिखा है, लेकिन जानते हो मैंने दोनों के साथ COOH लिखा है।
इस बार दोनों का क्रियात्मक समूह सेम है। कहेगा सर जी गुण में अंतर होगा, बहुत कम। गुणों में अंतर दोनों का अगर मैं निकालने जाऊंगा बहुत कम डिफरेंस होंगे। पानी पर घुलेगा, पानी पर घुलेगा। अम्लीय विलयन बनाएगा, अम्लीय विलयन बनाएगा। पीएच वैल्यू 7 से कम रखेगा, पीएच वैल्यू 7 से कम रखेगा। विद्युत का दुर्बल चालक होगा, विद्युत का दुर्बल चालक होगा। मैं क्या देख रहा हूं अब इस जगह पर, यौगिक की प्रॉपर्टी में से डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ भी रहा है दोनों यौगिकों की प्रॉपर्टी में तो बहुत कम डिफरेंस आ पा रहा है। क्यों जानते हो डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा ज्यादा? क्योंकि दोनों का क्रियात्मक समूह एक जैसा है, और जब यौगिक के क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं तो उनके गुण भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो क्या इस बात को जान पाया कि क्रियात्मक समूह कौन होता है? यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में पाया जाने वाला वह समूह जिस समूह पर यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अगर आपने वो समूह बदल दिया तो यौगिक के सारे गुण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छी की और बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद लास्ट में हम इस बात को ही ना जान पा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह का अर्थ क्या है। तो आप क्रियात्मक समूह का अर्थ वहां से समझोगे और इस बात को भी पहचानोगे, अगर यौगिकों में क्रियात्मक समूह चेंज हो गया तो यौगिक के गुण भी बदल गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। तो सबसे पहले कहता है कि भैया क्रियात्मक समूह समावेता किसको कहते हैं? तो भैया एक बात तो ये जान के रखना है, यौगिक के अणुसूत्र तो सेम होंगे। प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि यौगिक के जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग है। पूछेगा कैसे? तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं इसके लिए। क्या लिखते हैं कि इस समावयवता में यौगिक का अणुसूत्र, अगर आप यौगिक के अणुसूत्र को देखते हो, यौगिक का अणुसूत्र, ऐसा कर लो ज्यादा अच्छा लगे, यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। आपको जितने भी यौगिक दिखाई देंगे उनके सबके अणुसूत्र आपस में समान होते हैं परंतु उनमें पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह, अब जैसे मैं क्या करता हूं कि मैंने यहां क्रियात्मक समूह लिखा तो अब आप जान गए क्रियात्मक समूह मतलब जिस पर यौगिक के गुण बदल जाते हैं या निर्भर करते हैं। क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। तो आप सबसे पहले पहचाने कि समावयवता में प्रभाव क्या पड़ता है। आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकाल के देखोगे आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उनके गुणों की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, आपको ये पाओगे कि अरे भैया इनके सबके गुण अलग हैं। क्यों गुण अलग है? क्योंकि उनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। तो जैसे मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, देखो यहां से कुछ चलते हैं, इस जगह से इस घटना को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है CH3COOH। देखो एक और क्या इसका नाम जानते हैं आप? इसका नाम है एसिटिक एसिड। वैसे तो इसका एक और नाम एथनोइक एसिड भी है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, कहीं कहीं फेमस नाम ज्यादा पूछा जाता है। इसका फेमस नाम यही है भैया सबसे ज्यादा। एक मेरे पास और फॉर्मूला है HCOOCH3। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है CH3 को पढ़ते हैं मेथाइल, और HCOO, जरा ध्यान दो, HCOO ये क्या फॉर्मिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे? फॉर्मेट। आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला मेरे पास है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHO। इस फॉर्मूले को भी देखोगे अगर तो देखो
इसका नाम सबसे पहले लिख लेते हैं, यही लिख दे नीचे, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड। क्योंकि लास्ट में एक फॉर्मूला यहां भी लिख जाएगा, ये ठीक रहेगा। OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड के साथ में जितने भी फॉर्मूले बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले में तो एक चीज तो सब में सेम है। पूछोगे सर क्या समानता इन दिनों में सब में मिल रही? भैया इन सभी फॉर्मूले में जो समानता मिल रही वो यहां लिखेंगे। इन सारे फॉर्मूलों में अगर आप कार्बन गिनोगे बेटा, जानते हो कार्बन आपको कितने मिलने वाले हैं? 2। पूछेगा हाइड्रोजन का क्या है प्रोसीजर? कहोगे सर ये हाइड्रोजन सब के गिन डालो बेटा, 4 मिलेंगे। आप कहीं पर भी गिन के देखो। कहेगा ऑक्सीजन का क्या है? तो बेटा ऑक्सीजन कितने मिलेंगे? 2। अब देखो इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, अर्थात ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया। पूछेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह है। पूछेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? ईस्टर नाम का क्रियात्मक समूह है। पूछेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह? इसमें 2 क्रियात्मक समूह, एक एल्कोहलिक और एक एल्डिहाइड ग्रुप के। इसमें पूछेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? भैया इसमें पहला है एल्कोहलिक और दूसरा इसको एपॉक्सी ग्रुप कहते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, हर बार यौगिकों का क्रियात्मक समूह क्या होता रहा है? चेंज होता रहा है। मतलब फॉर्मूला आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहा है। जो उसने कहा था कि अणुसूत्र सबका सेम रहेगा, लेकिन किसमें से, अरे थोड़ा सा गलती होगी, उसमें से सही कर लो। देखो यहां 2 कर लो। देखो गलती कैसे होगी, सुनो, तुम भी अगर गलती हो जाए तो तुम भी सुधार सकते हो। कैसे सुधार सकते हो? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऐसा इसको याद रखो ना, ये ब्रैकेट में लिखो। देखो ये डिजाइन के अंदर समझो हर चीज, नहीं इसको याद रखो। हंक रूल, कहेगा हंक का रूल क्या है? 1 2 3 4। ज्यादातर इन्हीं की जरूरत पड़ती है, बाकी जरूरत पड़ेगी तो अपना समझोगे, जरूरत आएगी तब बताएंगे। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4। तो कार्बन को ढूंढते, तो कार्बन का 1 बॉन्ड देखो ऊपर बन गया, 1 बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन से। और उस समय जो गलती थी जानते हो वहां क्या था? एक ऐसा 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड बना था हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड तो 3 ही थे। इसका मतलब ये प्रॉब्लम यहां कर रहा है, तो इसको 2 कर दोगे और इसको अब हाइड्रोजन भी गिनोगे सेम होगा। मेरे से वो गलत लिख गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, ये हमेशा काम करता है। तो क्या इस बार देखा आपने कि यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम कहां आई कि सबके क्रियात्मक समूह अलग अलग है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड एंड एल्कोहलिक ग्रुप, और इसमें कौन सा है? एल्कोहलिक प्लस एपॉक्सी ग्रुप। तो एक काम कर दें, क्या ग्रुप भी लिख दें क्या सीधे? हाँ, इसमें कौन सा ग्रुप पाया गया? फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया गया वह है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दूसरे पे जो पाया गया बेटा ईस्टर ग्रुप है। तीसरे पे जो पाया गया, तो इसमें तो 2 ग्रुप है, एल्कोहलिक प्लस एल्डिहाइड। हालांकि उसमें से भी अगर कहेगा प्रमुख ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप प्रमुख, तुम्हें याद होगा एल्डिहाइड में कह रहा था जहां होगा लाइन धरे से नंबर स्टार्ट होगा। भैया ये प्रमुख ग्रुपों में से एक है। अब इसमें पूछेगा सर जी कौन सा ग्रुप है, तो इसमें बताओगे सबसे पहला तो एल्कोहलिक, या कुछ लोग इसी को हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, और दूसरा एपॉक्साइड, ये ग्रुप पाया जाता है। तो ये सारे के सारे यौगिकों के अपने ग्रुप हो गए, उनके नाम हो गए, और इस प्रकार की समवेतता मिलनी स्टार्ट हो गई। अभी एक काम करते हैं बेटा, इसको फिर जल्दी से नोट करो, क्योंकि जो दूसरी समवेतता इतने में आए ना पाएगी। तो हम एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे और फिर दूसरे प्रकार की समवेतता को पढ़ने चलते हैं। नोट हो गया? ठीक है, श्रृंखला समवेतता पर आ जाते हैं। चेन आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। अब श्रृंखला समवेतता या चेन आइसोमेरिज्म में मैं क्या स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर इस पर एग्जांपल से बात करते हैं, क्योंकि कारण ये है
कि समानताएं आपको तभी अच्छे ढंग से समझ में आती है जब आप एग्जाम्पल को देखते हो। और परिभाषा तो मैं क्या बोलता हूँ, मायने भी नहीं रखता ज़्यादा, लिखा देते हैं ताकि कभी एग्जाम्पल देखो और फिर परिभाषा देखो बाद में, तो आपको दोनों मैच करते हुए दिखाई दें। तो क्या लिखता है कि इस प्रकार की समावयवता में यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, आप यौगिकों के अणुसूत्र को देखोगे आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, परंतु उनमें पाई जाने वाली कार्बन एटम की, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, या श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब कहेगा सर ये वाली बात समझ नहीं पा रहे, तो बेटा इसको समझ ना पाना केवल परिभाषा से अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ये आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझ पा रहे, प्रॉब्लम यहां पर है, तो क्यों ना एग्जाम्पल ही देख लिया जाए सबसे पहले। तो देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं यहां से लेके चलता हूं। एग्जाम्पल मैं यहां लिखे देता हूं। एग्जाम्पल में मेरे पास एक पदार्थ है C4H9COOH। वैसे अगर परिभाषा अगर पूछता है, एग्जाम्पल आपके मन का रह सकता है। कभी कभी वो एग्जाम्पल देते हैं और आपसे कहते हैं C4H9COOH में कितनी श्रृंखला समावयवी बनाए जा सकते हैं, तो फिर आप उसको बना करके दिखाते हो। देखो कहेगा श्रृंखला समावयवी बनाएंगे, पहला ही काम कर दो, सारे के सारे कार्बन एटम एक सीधी लाइन पर बिछा करके रख दो। देखो यहां से मैं पहला फॉर्मूला बनाता हूं। कार्बन कितने, C4 लिखा है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, सारे के सारे कार्बन एटम सीधी लाइन पर रख दिए। पूछेगा ये कौन सी श्रृंखला है, तो इसको तो ऐसे ही बदल सकते हो कि नॉर्मल चेन कंपाउंड है, या इसको कह सकते हो अशाखित श्रृंखला है। शाखित अशाखित का मतलब समझो, शाखा सुना है कभी, पेड़ों पर होती, पेड़ जा रहा है, अगर पेड़ से इधर भी डाल गई है, इधर भी डाल गई है, यहां भी गई है, यहां, तो इनको क्या कहते हो, शाखाएं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इसमें तो पूरी डाल एक जैसी सामने चली जा रही, इसका मतलब इस पे कोई भी शाखा नहीं बनी, अशाखित श्रृंखला। सेकेंड फॉर्मूला कहेगा सर जी इसका सेकेंड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बेटा कुछ मत करो, पीछे से कहीं से एक कार्बन एटम हटा लो यहां से। तो कार्बन 4 और फिर COOH लिखा था, इस बार कार्बन कितने रहेगा, 3। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH कहेगा। तो एक बार मैंने, चलो यहां कर लेते हैं, एक बार मैंने वो जो कार्बन पीछे से हटाया है, 4 में से 3 सीधी लाइन पे किए थे, जो कार्बन हटाया था उस कार्बन को मैंने नीचे लगा दिया। अब देखो क्या ये चेन बना पा रहा है, हाँ शाखा फूट रही है, ये शाखित श्रृंखला का यौगिक है। शाखित श्रृंखला का तो एक और यौगिक बना सकते हैं, जानते हो कैसे बना सकते हैं, जब आप यही फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, क्योंकि सर लिखने की कोशिश क्या अभी लिख डालते हैं, लेकिन इस बार मैंने CH3 ग्रुप यहां नहीं बल्कि यहां लगा दिया। इस जगह ध्यान देने वाली बात जानते हो क्या है, कि सर जब यहां CH3 लगा था ये CH था, यहां CH3 लगा ये CH हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, वैलेंसी चेक कर लेना उस रूल से,
वो 1 2 3 4 वाले रूल से। कहेगा सर जी क्या और भी शाखा बना सकते हो? एक शाखा और बना सकते हैं, और मैं क्या सोचता हूं उधर ये शाखा बनाते हैं। बेटा इस बार कार्बन कितने थे? 3, तब COOH था। अब इस बार कार्बन 2 ही रखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH। कहोगे सर जी बाकी 2 कार्बन कहाँ भेज दिए? भैया एक कार्बन ऊपर लगा दिया और एक कार्बन लगा दिया नीचे। पूछता है क्या अब और भी शाखा बना सकते हो? अब नहीं बना सकते भैया। शाखाएं जानते हो कब तक बन सकती हैं? जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है तब तक वो शाखाएं बना सकता है। हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं रहा, शाखाएं नहीं बना सकता। क्या क्यों नहीं बना सकता? हाइड्रोजन एटम हटता था तभी ये ग्रुप लगते थे। अब ना हाइड्रोजन एटम है तो हटेगा भी नहीं, और हटेगा नहीं तो भैया कोई भी ग्रुप लगेगा भी नहीं। हाँ नाम सबके जरूर पढ़ लेंगे। इस बार देखो सबका क्रियात्मक समूह सेम है, तो इस बार क्रियात्मक समूह में कोई छेड़खानी नहीं हुई। छेड़छाड़ अगर कहीं हुई है भी इस सूत्र में तो बस केवल श्रृंखला बनाते समय आपने ग्रुप्स को एक दूसरे से अलग कर लिया है। नाम बेटा करेंगे तो सीधी लाइन पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को आप जानते हैं क्या कहते हैं? पेंटेनोइक एसिड। क्या इसी एसिड को एक और नाम से जानते थे? वैलेरिक एसिड। लेकिन अभी IUPAC नाम पर चलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे बेटा। देखो सीधी लाइन पर तो 4 है, अगर मैं नंबर यहां से डालता हूं 1 2 और 3 तो तीसरे नंबर पर मेथाइल ग्रुप को यूज किया गया है, तो 3 मेथाइल। और बेटा तीसरे नंबर पे मेथाइल ग्रुप, और सीधी लाइन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो है 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड। इस पर आ जाते हैं। सी लाइन में 4 कार्बन अभी भी हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इस बार जो CH3 ग्रुप अटैच हुआ है वो दूसरे कार्बन से, तो फॉर्मूले पर ज्यादा चेंज न करते हुए 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर है 3। बेटा सीधी लाइन पे कितने कार्बन है? 3। तो 3 को क्या हम ऐसा कह दें प्रोपेनोइक एसिड? भाई प्रोपेन 3 कार्बन कारण ओइक एसिड लगा देंगे। तो पहले इसके नाम पे तो ये लिखेंगे प्रोपेनोइक, ठीक है। अच्छा ये प्रोपेनोइक एसिड था, इसमें से दूसरे कार्बन पर एक बार मेथिल ग्रुप ऊपर लगा था, एक बार नीचे। तो देखो दूसरे नंबर पे लगा था ना, तो 2,2 डाई, हाँ मेथाइल। अच्छा जानते हो डाई मेथाइल क्यों यूज किया गया? 2 का मतलब दूसरे नंबर पर, फिर 2 का मतलब फिर से दूसरे नंबर पर, डाई का मतलब 2 बार लगा दिया गया मेथाइल ग्रुप, इसलिए मेथाइल कह दिया आपने। तो ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड पर समावयवताएं। इस फिगर को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बाकी हिस्से को नोट करो। तो अभी पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। नोट हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं और पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां बहुत अधिक पूछे जाने वाले आर्टिकल्स में से एक है, और इसमें से जिन जिन विधियों द्वारा आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो आपको वो विधियां लिखनी होती हैं। तो मैं भी स्टार्ट करता हूं भैया। सबसे पहले तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकता हूं एल्कोहल के द्वारा। तो मैं यहां हेडिंग डाल दूंगा कि अगर मेरे पास एल्कोहल है, एल्कोहल, तो मैं उसके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकता हूं। देखो एल्कोहल के द्वारा बनाए गए कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान या उसे बनाने का तरीका क्या है पहले यहां सीखो, इसके बाद बाकी की लाइंस पर उसको अप्लाई करो। एक नॉर्मल एल्कोहल अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। वैसे तो एल्कोहल की बात आएगी तो फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH, लेकिन क्योंकि अभिक्रिया कार्बन पर भी होगी इसलिए भैया इस कार्बन को हमें अलग से दिखाना पड़ा। अब इस एल्कोहल पर बेटा हमें करवाना होता है ऑक्सीकरण।
और ऑक्सीकरण के लिए चाहिए होता है नवजात ऑक्सीजन, और जब नवजात ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए चाहिए एक उत्प्रेरक। इस बार उत्प्रेरक हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यार, एक ही उत्प्रेरक लिख लिख के हम भी खिसियाने लगे हैं यार, उसी उत्प्रेरक के ऊपर बदल दो के MnO4 का अम्लीय विलयन। ठीक है, थोड़ा सा बदला गया, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप वो उत्प्रेरक नहीं लिख सकते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला लिख सकते थे, इसको यूज करो। तो फिर यूज होएगा तो बेटा होगा क्या, देखो यहां से ये वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा। दिख रहा है कौन सा भाग टूटकर अलग हो जाएगा, तो ये लो H2O तो भाग जो था वो टूटकर अलग हो गया। आपके पास क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड CHO, यही तो बचा RCHO। लेकिन क्या हुआ जानते हो, अगर आपने उत्प्रेरक की उपस्थिति के द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर उसे एल्डिहाइड में बदल दिया, तो एल्डिहाइड जो है फिर से ऑक्सीकृत हो जाता है। पूछोगे सर जी फिर से ऑक्सीकृत क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया उत्प्रेरक तो अभी भी पड़ा है अभिक्रिया में। अगर आपने अभिक्रिया करते समय उत्प्रेरक डाल दिया तो वो उत्प्रेरक तो काम करता ही रहेगा। तो उसने क्या किया, बने हुए एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीकृत कर दिया, और फिर से इसे ऑक्सीकृत करके जानते हो कहाँ बदल दिया, देखो जरा ध्यान से। इस बार दोबारा अम्ल लिख लेते हैं भैया, KMnO4 का अम्लीय विलयन। ऑक्सीकृत कर देगा बेटा, ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, बनकर तैयार होगा RCOOH। यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं इससे क्या समझता हूं कि अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो बनकर तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते इससे ना जाने कितने दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहे सर जी क्या क्या दुख दर्द दूर हो जाते हैं, समझो बस केवल इसको। अगर किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो वो काहे में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो वो अम्ल में चेंज होता है। इससे जानते हो, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपसे कह देता है कि मेथनॉल से मेथनल बनाइए, तो मेथेनॉल से ऑक्सीकरण करते हुए क्या बना दोगे, मेथनल। या तुमसे ऐसा भी कह देगा मेथनॉल से मेथनोइक एसिड बनाओ, तो भैया हम जानते हैं एक बार नहीं बल्कि अब कितनी बार ऑक्सीकरण करना है, 2 बार। तो एक बार मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करके मेथनल बनाओगे और दोबारा ऑक्सीकरण करके उसको क्या बना दोगे, मेथनोइक अम्ल। मैं क्या सोचता हूं, एल्कोहल का एक बार ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड, फिर एक बार ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। या ऐसे भी तो कह सकते हो, एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण करने पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जस्ट यही पैटर्न उल्टा चलता है। उल्टा का मतलब जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बार अपचयन करने पर बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर से एक बार अपचयन करने पर बनता है एल्कोहल। ऐसा भी बोल सकते हो, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 बार अपचयन करने पर बनता है एल्कोहल। तो अगर यह प्रोसेस सीधे क्रम में चलता है, उल्टे भी क्रम में चलता है, कभी नंबर आएगा तो दोनों क्रम जो हैं इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। और इससे ना जाने कितनी अभिक्रियाएं, कुछ तो मैं इससे पढ़ के सुना दूं जो अभिक्रियाएं हल हो सकती हैं। कहता है मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए, हो जाएगा। कहेगा मेथनॉल से फॉर्मिक एसिड बनाइए, हो जाएगा। कहेगा फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए, हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड से मेथनॉल बनाइए, हो जाएगा। ये तो मैंने अभी एक कार्बन पर बिताया केवल। एथनॉल से एसिटिक एसिड बनाइए, हो जाएगा इसी से। एथनॉल से एथनॉल्डिहाइड बनाइए, हो जाएगा इसका। कहेगा एसिटाइलिक अम्ल से एसिटाल्डिहाइड बनाइए, हो जाएगा। एसिटिक अम्ल से एथनॉल बनाइए, ये भी हो जाएगा। तो अभिक्रियाएं अगर देखोगे, कम से कम इसी विधि द्वारा आप अगर टोटल अभिक्रिया निपटा सकते हो जो अपने कोर्स में आती हैं, तो मेरा जो मानना है कम से कम 20 से 25 अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल इस आर्टिकल को सही ढंग से पढ़ लेने पर आ जाता है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के गुण लिख रहा हूं भैया, बनाने का तरीका, इसलिए मैं सारे गुणों को छोड़ दूंगा। हाँ, किसी दिन टाइम रहेगा अपने पास, फिर ये रिवर्स वाला और सब पूरा बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे उसको। आज के दिन इतना ही भैया रखेंगे, नहीं आज इसी पर वर्क होगा। अब कहता है सर जी ये तो बता दिया, ये तो हम फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन क्या कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? देखो एग्जाम्पल पर बेटा मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, देखो यहां
CH3 CH2OH। जानते हो क्या किया है? R की जगह पर CH3 लिख दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया हमने। देखो अगर इसका ऑक्सीकरण करवाओगे नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको KMnO4 का अम्लीय विलयन चाहिए होगा। ये H2O टूटकर अलग हो जाएगा। अगर ये H2O टूटकर अलग होगा, तीर के निशान के नीचे H2O, आपके पास बचता क्या है? CH3 CHO। आपने दोबारा से ऑक्सीकरण करवाया और फिर से उत्प्रेरक लिख लिया। समझ जाओगे ना इसका मतलब? दोबारा से सेम कैटलिस्ट आपने यूज किया और जैसे यूज किया तो ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, बनकर तैयार होगा CH3 COOH। इसको कहते हैं इथेनॉल, इसको कहते हैं एसीटैल्डिहाइड, और बेटा इसको कहते हैं एसीटिक एसिड। नाम में तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। देखो इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्योंकि सर अब क्या चेंज करने जा रहे हो? बेटा अब इस बार प्राइमरी अल्कोहल नहीं बल्कि किसी सेकेंडरी अल्कोहल पर काम करेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़े से चेंज आएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड के साथ OH और फिर से CH3। तो ये बेटा अपने पास है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जानते हो कैसे पता करते हैं? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कार्बन और दो जुड़े हुए हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे दो और कार्बन जुड़े होते हैं, उसको आप सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। बेटा इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, ऑक्सीकरण करवाओगे? कहोगे हाँ सर जी बिल्कुल करवा देंगे। उत्प्रेरक KMnO4 का अम्लीय विलयन ही काम कर जाएगा। जानते हो होगा क्या? कहोगे सर जी बिल्कुल जानते हैं, अभी भी यही हो रहा था, H2O अलग हो रहा था, आज भी वही होगा। OH को लेके हो जाएगा अलग तो बनकर तैयार होगा H2O। अच्छा आपके पास क्या बच रहा है उसको देखते हैं। CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये दो बॉन्ड की जगह खाली हो गई। कहोगे सर ये दो बॉन्ड क्यों? अरे भैया दो ही बॉन्ड तो कार्बन के लगे हैं, होते चार हैं। तो जो दो बॉन्ड की जगह खाली है ये नवजात ऑक्सीजन उसकी जगह को घेरेगा जाके। इस बार मैंने जब 2 डिग्री अल्कोहल को लिया तो इस बार मुझे एल्डिहाइड नहीं बल्कि जानते हो क्या मिला है? कीटोन। तो ये ध्यान देने लायक है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड नहीं बनता बल्कि बनता है कीटोन। हालांकि ये सारे पॉइंट जो बनकर के आ रहे हैं मैं भी लिखवा देने वाला हूं। तो बेटा कीटोन का ऑक्सीकरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण टॉलिंग अभिकर्मक और फेलिंग विलयन नहीं करा सकते। हाँ अपना उत्प्रेरक करवा सकता है। तो मैं बार बार उत्प्रेरक का नाम नहीं लिख रहा, मैंने कैटलिस्ट लिख दिया है उसमें से, और ये इस बार करवाएगा। तरीका थोड़ा सा समझने लायक है। नवजात ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा, इस बार नवजात ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे। कहेगा सर ये ज़्यादा मात्रा में क्यों यूज करोगे? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद समझो ये अपना H1 इसको ट्रांसफर करेगा। तो हम करेंगे क्या? एक O इसको दे देंगे और 2 O दे देंगे इसको। कुल मिला के 3 नवजात ऑक्सीजन लेंगे। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। और ये अगर आप 3 नहीं भी लिखते हो बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप 3 लिखो 4 लिखो, बिल्कुल मत लिखो। नवजात ऑक्सीजन लिख दिया ठीक है, बहुत कर दिया, समझ लो इतना, इससे ज़्यादा ना करो। अच्छा देखो H अगर इसको मिल गया इस भाग को तो क्या हो जाएगा? CH3COOH CH3COOH। अच्छा जानते हो इधर वाले भाग पर क्या बनना है? क्या पहले तो H इधर चला गया तो CH2 बना। अगर इसको टोटल जोड़ के देखोगे बनेगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, फॉर्मिक एसिड कभी लिखा नहीं जाता और ऐसी कंडीशन पर फॉर्मिक एसिड लिख दिया पाप पड़ता है। समझ रहे हो? तो क्या लिखा जाए? फॉर्मिक एसिड नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सही जा रहे हो भैया आप तो। कहता है सर जी पाप क्यों पड़ता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड फिर से ऑक्सीकृत होकर टूट जाता है। कहेगा सर जी ये नंबर कैसे? ये भी लिखेगा, इसका भी नंबर आएगा।
तो आपने ये सारी चीजें सीख ली। हाँ, वो फॉर्मिक एसिड वाला छूट रहा है ना, उसी नंबर पर आते हैं, जिसके कारण मैंने कहा कि भैया इसको H2 और CO2 लिखो, फॉर्मिक एसिड मत लिखना। हाँ, करना चाहते हो तो इस जगह पे नवजात ऑक्सीजन 4 मोल कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लिखने का जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन लिख कर आए, बस वो मेथड आपसे डिमांड में रहता है। तो एक और रिएक्शन बेटा यहां लिखेंगे हम। इस बार मैंने मेथनॉल को ले रखा है, CH3OH को, और ऑक्सीकरण इसका करवाने वाले हैं। कहेंगे देखो क्या एसिड बनता है, तो भैया KMnO4 का अम्लीय विलयन। बेटा तरीका तो सेम था, यहां से H2O टूटकर अलग हो जाएगा। सोचो H2O अगर टूटकर अलग होगा तो बचेगा क्या, देखो ध्यान से, एक तो H बचेगा, 3 है ना, यहां 2 ही तो गए हैं, एक H, C, फिर ये वाला H और O। अरे इसको तो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या फॉर्मेल्डिहाइड से सारे काम क्या बन जाएंगे क्या? बेटा अभिक्रिया तो और भी अभी होगी, क्योंकि मैंने बताया जो भी एल्डिहाइड होता है, आपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड बनाना चाहा, लेकिन बेचारा एल्डिहाइड उस जैसे ही बना तुरंत ये भी ऑक्सीकृत हो गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और तेजी से होता है, और जब तेजी से होगा तो भैया ये ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन करेगा, फिर से कैटलिस्ट सेम यूज करेंगे, और इस बार ऑक्सीकरण होगा तो देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो बनकर तैयार होगा HCOOH। अब तुम कहोगे सर जी अब आपको पाप नहीं लगेगा जो लिख दिया है? बेटा हमने समझाने के लिए ही इसको लिखा है। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण हुआ पीछे से, मेथनॉल का जब ऑक्सीकरण हुआ तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, और फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा यौगिक है ये तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण तुरंत हो गया और ये तुरंत बदल गया काहे में, फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड का तो ऑक्सीकरण और भी तेजी से होता है, अर्थात ये फिर से ऑक्सीकृत हो गया कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और जानते इस बार ऑक्सीकृत हुआ तो कैसे ऑक्सीकृत हुआ, देखो ये वाला भाग बीच वाला टूटकर अलग हुआ, CO2, और जानते हो H किसके साथ अलग हो गया, O, H2O। क्या अब आप समझ पा रहे हो कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीकरण होकर क्यों आखिर हम H2 और CO2 लिख देते हैं? क्योंकि फॉर्मिक एसिड ऑक्सीकृत होकर शीघ्रता से चेंज हो जाता है CO2 और H2O में। अच्छा, क्या फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो ऑक्सीकृत हो सकता है? क्या अन्य कोई एसिड नहीं जो ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है? हो सकता है एक और, क्या नाम है उसका, टमाटर में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड। पूछेगा क्यों हो सकता है? ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं भैया, इनका ऑक्सीकरण तुरंत हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको नीचे यहां लिखने चाहिए इस रिएक्शन से रिलेटेड। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और उसमें से भी अगर अच्छी और इंफॉर्मेशन देना चाहो तो प्राइमरी जो एल्कोहल होते थे वो एल्डिहाइड में बदलते हैं, सेकेंडरी जो एल्कोहल होते हैं वो काहे में बदलते हैं, कीटोन में। कहता है टर्सरी वाले का क्या होगा, टर्सरी वाले का परेशान भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, वो ऐसा ही बना रहेगा, उस पर टेंशन ना लेना जाके। अर्थात ये भी लिख सकते हो कि टर्सरी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, और जिनका होता है इसका मैं लिख नहीं रहा भैया अभी। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तैयार करना चाहोगे तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, कीटोन बनाएगा, टर्सरी एल्कोहल काम नहीं करेगा, उसको छोड़ते हैं अभी। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण कर दिया तो अगर इनका ऑक्सीकरण किया तो मैं यहां लिखता हूं, देखो फिर से उसी प्रकार से, का ऑक्सीकरण करने पर बनता है कार्बोक्सिलिक
एसिड। भैया जहां गड़बड़ हो वो बता देना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनकर तैयार होता है, अभिक्रिया यहीं खत्म हो जाती है। हाँ, अभिक्रिया खत्म नहीं होगी यहां पर, किस पर? फॉर्मिक एसिड पर। तो फॉर्मिक एसिड का जो नंबर है उसको अलग से लेके चलते हैं। अलग से देखो, फॉर्मिक एसिड का अलग से लेके चलते हैं। कैसे लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल HCOOH कॉमा COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड या जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। अब वे एसिड ले आओ जिसे फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या इनमें और भी एसिड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। वे पुनः ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, ऑक्सीडाइज का मतलब जानते हो? पुनः ऑक्सीकृत हो जाते हैं, पुनः ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और यार ये वाली बात तो बतानी पड़ेगी, अगर दोबारा ऑक्सीकृत हो गया कोई भी एसिड तो वो क्या बनाएगा? ऑक्सीकृत हो जाते हैं एवं H2O व CO2 का निर्माण करते हैं। तो समझ पा रहे इस बात को? तो ये जो नीचे भी नंबर लिखे हैं इनको भी ध्यान से लेके चलना है ताकि ये नंबर भी ना छूट पाए। तो फिर एक काम करो, इसको नोट करो, फिर बाकी को पढ़ते हैं। नोट हो गया ना? हटा दें इसको, ठीक। देखो इस बार क्या है कि गिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू आप बनाकर तैयार करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। पहले तो ये बात हमेशा मैं बताता हूँ, गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा और भी याद रखना चाहो अगर, जिसे लगता है कभी कभी सर नहीं हम याद कर लेंगे। Mg कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये दोनों भाग कंटेन करते हैं नेगेटिव चार्ज। कहे कोई सर Mg क्यों पॉजिटिव चार्ज कर रहा है? तो भैया मैग्नीशियम धातु है और धातु का नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता बल्कि क्या करता है? त्यागता है। तुमने देखा है सिंघम लेता नहीं है, सिंघम क्या करता है? तो भैया ये भी इस अभिक्रिया का क्या है? सिंघम। ये लेगा नहीं, क्या नहीं लेगा? इलेक्ट्रॉन। इसका काम है इलेक्ट्रॉन को दे देना, त्यागना। त्यागता नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज रखता है, दूसरे की ओर खिसका देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, अभी चलते हैं। पहली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हो? तो भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैंने क्या कर रखा है? RMgX। इसकी अभिक्रिया हमने सबसे पहले करवाई CO2 से। जानते हो CO2 से अभिक्रिया हुई तो क्या बन के तैयार हुआ? भैया ये CO2 जो है ये इस R और Mg के बीच में आके सेट हो गया। बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड COO Mg। बेटा X की जगह पर तो अभी X ही लिखें। क्या किसी भी बच्चे को इस बात से परेशानी है कि CO2 को अर्थात C और 2 O जो थे इसको यहीं सेट क्यों किया गया? दूसरी जगह भी तो कर सकते थे। समझो, तुमको बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOO।
तो R के साथ ही वो CO2 का CO जोड़ो, तभी तो बना पाओगे। लास्ट स्टेप है, हम इसकी अभिक्रिया करवा देंगे जल से। किसकी प्रेजेंस में? अम्ल की प्रेजेंस। अच्छा, जल से करवाओगे, जल देखो करेगा क्या, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर देगा OH और इधर दे देगा H। अब कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, अगर उसके मन में आ जाए बात, आखिर क्या ऐसा गुनाह किया था जो OH इधर ही रखा? क्या OH इधर नहीं रख सकते थे? समझो बात को बेटा, जब दो भागों में तोड़ा, Mg उधर टूट के गया ना। Mg कैसा चार्ज रखता था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इसको कौन सा भाग मिला? नेगेटिव। और बेटा जब पॉजिटिव भाग लेके Mg चला गया है, तो इस भाग पर कैसा आ गया होगा चार्ज? नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव हाइड्रोजन दे दिया। जल को ऐसा ही तो लिख सकते थे HOH। तो उसका रीजन अगर कभी जानना चाहोगे ये है, अभिक्रिया देखना चाहोगे, लिखी है भैया। तो यहां से क्या बनकर तैयार हो रहा है? R सिंगल बॉन्ड COOH एंड MgOH। इसका तो नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, और इसको कहेंगे अभी हैलाइड। क्लोरीन लग जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन अगर यूज में आ गया तो आयोडाइड उसका नाम हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन पे आ जाते हैं, जैसे मैंने R की जगह पर अभी के लिए CH3 लगा रखा है, Mg, और X की जगह पर मैं Cl को यूज करना चाहता हूं। रिएक्शन हुई CO2 की। ज्यादातर बच्चा अपने आप से अभिक्रियाओं को समझ पा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली जल्दी से करता हूं। CH3COO, Mg और X की जगह पे Cl। अभिक्रिया के दौरान आप जल का इस्तेमाल करोगे, वो भी अम्लीय विलयन के साथ। ब्रेक होगा तो H मिलेगा इसको और OH मिलेगा इसको, चाहो तो प्लस और माइनस लगा सकते हो। बेटा H मिलेगा तो ये बन जाएगा इधर की ओर CH3COOH, और मेरे पास दूसरा पदार्थ जो बच रहा है तो वो है MgOHCl। इसका नाम पूछेगा एसिटिक एसिड, और इसका नाम जानते हो क्या? मैं पहली बार में लिख देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अच्छा, इस अभिक्रिया में एक चीज आप समझ पा रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा समझ रहे हो नहीं, ऐसा कुछ बच्चा माने का पूरा समझ रहे हैं। एक चीज देखो समझने वाली बात क्या है, यहां पर मैं क्या देखता हूं, एक कार्बन तो आपका एल्किल ग्रुप में यहां रहेगा। आप जब कम से कम ये वाला ग्रुप छोटा करोगे तो आप CH3 तो यहां लेने वाले हो ही, तो एक कार्बन तो यहां से बन जाएगा और एक कार्बन यहां से मिल जाएगा। तो कार्बन कितने हो गए? 2। कम से कम जब इस विधि में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे, कम से कम कार्बन 2 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? इस विधि के द्वारा अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहता हूं तो मुझे 2 कार्बन तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं। पहला कार्बन मिल जाता है CO2 से, दूसरा कार्बन मिल जाता है एल्काइल ग्रुप से। इसका मतलब जो पहला इसका कैंडिडेट बनकर तैयार होगा वो बनकर तैयार होगा एसिटिक एसिड। तो क्या मैं सोचता हूं क्या एक कार्बन वाला इससे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूं कि कार्बन कम से कम 2 हो जाने वाले हैं। तो एक कार्बन वाला एसिड इस विधि के द्वारा आप कभी बना नहीं सकते। तो अगर कोई विधि कहे भी कोई व्यक्ति ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फॉर्मिक एसिड को बनाओ, बता दो कि भैया ये फालतू के काम कर रहे हो भी आप। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इस विधि द्वारा तो आप फॉर्मिक एसिड बना ही नहीं सकते। क्यों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब एसिड बनाने जाते हैं तो एक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कार्बन, दूसरा CO2 का कार्बन, तो कार्बन कितने होते हैं? 2। जबकि फॉर्मिक एसिड में कार्बन कितना मिलने वाला है? 1। तो क्या हम इस बात को यहीं पे लिखे देते हैं? क्या लिखे देते हैं? इस विधि के द्वारा हम फॉर्मिक एसिड को नहीं
बना सकते हैं। अगर कभी भी कुछ भी मजबूरी भी पड़ जाए, भैया हम इस विधि से तो फॉर्मिक एसिड बनाने से रहे, अर्थात जो विधि हमें अभी दिखाई दे रही है इस विधि द्वारा आप फॉर्मिक एसिड को तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते हैं तो ये वाला तो बिल्कुल छोड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं साइनाइड यौगिकों से। अगर आपके पास साइनाइड यौगिक आ जाए, क्योंकि सर जी साइनाइड यौगिक क्या होता है? अरे भैया जिसके नाम के लास्ट में CN होता है, जैसे इसका नॉर्मली फॉर्मूला अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं तुरंत बता देता हूं, R सिंगल बॉन्ड CN। ऐसे पदार्थों को आप नाइट्राइल यौगिक भी कहते हैं। ऐसे पदार्थों को आप क्या कहते हैं? नाइट्राइल कंपाउंड। आप इन कंपाउंड से बनाकर तैयार करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हाँ भैया कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर तैयार करेंगे। सुनो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर कैसे तैयार करोगे। मैं सबसे पहले यही ले लेता हूं R सिंगल बॉन्ड C, और बेटा N लिखने से पहले ट्रिपल बॉन्ड लिखवा लेना। ट्रिपल बॉन्ड लिखवा लेने से क्या होता है, बहुत सारे काम हल्के हो जाते हैं। आप इसका सबसे पहले कराओगे जल अपघटन। देखो मैं यहां लिखता हूं, क्या तीर के निशान के नीचे ही लिख लेते हैं, जल अपघटन। कहेगा सर ये जल अपघटन कैसे कराओगे? अरे भैया 2H2O लाएंगे और फिर इससे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे। मैंने अम्ल लिख रखा है। चलो कहता है अम्ल कैसे अपघटन कराओगे? भैया इसके 2 बॉन्ड, क्या मैं तो कहता हूं पूरे के पूरे बॉन्ड टूट गए, जानते हो। और या फिर एक काम कर लेते हैं, ऐसे भी समझ जाओगे बिल्कुल ठीक रहेगा। रिएक्शन को अगर डिटेल में बिल्कुल पढ़ने जाए तो थोड़ी सी विक्रिया बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, 2 स्टेप हो जाएंगे। मैं क्या सोचता हूं डबल स्टेप की जरूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे, नहीं तो सिंगल स्टेप पर इसको निपटाते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि डबल स्टेप पे सर जी बता नहीं पाएंगे, सर जी डबल स्टेप भी बता देंगे, लेकिन इसको यहां पर देखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। बेटा कितना हाइड्रोजन है टोटल? 4। ये मत लेना, काहे? ये तो अम्लीय विलयन डाला गया है। क्यों डाला गया है पता चलेगा भी। 2 दूना 4 में से 3 हाइड्रोजन तो ये खा जाएगा। अच्छा जानते हो क्या क्या बच रहा है? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। क्या समझ पा रहे हो यहां क्या बन के तैयार हो रहा है? कहोगे सर यहां तो बनकर तैयार हो रहा R सिंगल बॉन्ड COOH। अच्छा दूसरा पदार्थ क्या बन रहा है? NH3। लिखना चाहो वहां लिख दो, मन हो नीचे लिख दो NH3। कहोगे सर जी क्यों आखिर आपने ये NH3 वगैरह को निकालने के लिए अम्ल यहां रखा? बेटा NH3 अगर इस अभिक्रिया में बना रहा, ये NH3 फिर इससे अभिक्रिया कर लेगा और इन दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी तो फिर से यही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि अम्ल है, क्षार है, अभिक्रिया करके फिर से क्या बना लेगा? लवण। अगर सोचो अगर हम ये अम्ल डाल दें तो उससे होगा क्या फायदा? ये अम्ल इस अमोनिया नाम के क्षार को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसी समय इसको जाएगा, अम्ल है, क्षार को खत्म कर देगा। अच्छा बताओ अगर अमोनिया खत्म हो गई तो क्या अब इससे कोई अभिक्रिया करेगा? कोई नहीं करेगा, तो ये रिवर्स भी नहीं करेगा। तो हम उस अमोनिया नामक क्षार को खत्म करना चाहते थे, केवल इस कारण से हम लोगों ने अम्ल की उपस्थिति वहां रखी। कहते हैं सर जी आपने शुरुआत में कहा था कि इसमें क्षार भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो क्षार। कहेगा क्षार क्यों रख सकते हो? अगर बेटा इसकी जगह पर कोई प्रबल क्षार रख दोगे तो एक नियम होता है क्लास 11th में मेरे ख्याल से, सम आयन प्रभाव। अगर आपके पास 2 क्षार हैं, जैसे मैंने क्षार की जगह पे KOH को रखा, मैं याद थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों में से प्रबल क्षार तो ये है, तो जो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार अगर एक ही घोल में पड़े हुए, तो फिर जो प्रबल क्षार होता है वो दुर्बल क्षार को कार्य करने नहीं देता है। अर्थात प्रबल क्षार दुर्बल क्षार की क्रियाशीलता को बिल्कुल ही घटा देता है, खत्म कर देता है उसकी क्रियाशीलता को। तो होगा क्या? ये क्षार इसकी क्रियाशीलता को खत्म कर देगा, मतलब इसको अभिक्रिया नहीं करने देगा।
अभिक्रिया नहीं करने देगा तो हम ये पदार्थ सेफ बचा लेंगे। तो इस कंडीशन के कारण आप या तो अम्ल की उपस्थिति रख सकते हो या किसकी रख सकते हो, क्षार की। इसमें एक बेस्ड मैं रिएक्शन लिखे देता हूं। बाकी मैं तो क्या सोचता हूं, या मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं इसके रिएक्टेंट लिखे देता हूं, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, ना है तो लेकर के आ जाना, बताना, हम बता डालेंगे उसको अभिक्रिया को। मैंने R की जगह पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N को इस्तेमाल किया है। और बेटा इस पर रासायनिक अभिक्रिया आपको करवानी है, ठीक है। ये आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क तो एक और कठिनाई पर है। मैंने HCN को ले रखा है, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। आपको अभिक्रिया यहां भी करवानी है और इस बात को हर हालत में पता करके आना है कि H सिंगल बॉन्ड CN का जब आपने रिएक्शन करवाया, जल अपघटन करवाया, कौन सा एसिड बनकर तैयार हुआ। ध्यान रखना इस बात को। कुछ बच्चे तो अभी दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे हैं सर जी कार्बन 2 था इसलिए एसिटिक एसिड, कार्बन 2 वाला एसिड बनेगा, कार्बन 4 होंगे 4 वाला एसिड बनेगा, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन वाला एसिड बनेगा। लेकिन कोशिश कर सकते हो, ना आएगा तो फिर लेके आना, फिर मैं बता दूंगा इसको। तो फिर नोट कर लीजिए।